हेलो गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। एंड वेलकम यू ऑल टू द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन वे टू लवासना। तो ये हमारा सेकंड लेक्चर है, चैप्टर नंबर 1। तो फर्स्ट में हमने जो चार्टर एक्ट थे 1773 से लेके जो हमारे 1853 तक जो भी चला है वो हमने कंप्लीट कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्राउन रूल फ्रॉम 1858 टू 1947। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें @tips for IAS फॉर ऑल रेगुलर अपडेट्स। फर्स्ट देखते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1858 का। पहला जो ये एक्ट सिग्निफिकेंट क्यों है, बिकॉज ये इनेक्ट हुआ था इन द वेक जो 1858 का रिवोल्ट हुआ था उसके तहत ये जो एक्ट है ये इनेक्ट किया गया था, जिसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं। जो हमारा रिवोल्ट है 1857 का और सिपाही मिटनी भी जो हम मॉडर्न हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। जो रिवोल्ट है 1857 का, उसके कॉजेज, जो सिग्निफिकेंस, सब चीज़ें। और जो ये एक्ट था इसे एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। और इसी एक्ट का इंपॉर्टेंट है कि इसने जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको एबॉलिश कर दिया गया था। तो आपको कमेंट में लिखना है कि किस एक्ट से जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कमर्शियल फंक्शंस है उनको ख़त्म कर दिया गया था। आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया गया था कौन सा एक चार्टर एक्ट था। और इसी एक्ट ने ट्रांसफ़र कर दी गई थी जो गवर्नमेंट है उसकी पावर्स, टेरिटरीज और रिवेन्यू ब्रिटिश क्राउन को। आप ध्यान रखेंगे तीन, टेरिटरी, रिवेन्यू एंड पावर। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे, TRP से, जो भी इशू भी चल रहा था महाराष्ट्र में। तो T फॉर टेरिटरीज, R फॉर रिवेन्यू एंड P इज फॉर पावर। ये तीनों ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफ़र कर दी गई थी। इसके फीचर्स क्या हैं, इसने प्रोवाइड किया है कि इंडिया अब जो ब्रिटिश क्राउन के नेम पर चलेगा वो उसने चेंज कर दी। जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हमने देखा था चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में बना दिया गया था, उसकी डेजिग्नेशन चेंज कर दी वाइसराय ऑफ इंडिया में। और जो ये वाइसराय है डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है ब्रिटिश क्राउन का इंडिया के अंदर, इन इंडिया है। ये इंपॉर्टेंट बात है। लॉर्ड कैनिंग थे जो हमारे पहले फर्स्ट वाइसराय बने इंडिया के। उसने एंड कर दिया डबल गवर्नमेंट का सिस्टम, जो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था। तो आप कमेंट में लिखेंगे कि ये डबल गवर्नमेंट का सिस्टम किस एक्ट से आया था। और ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। पिट्स इंडिया एक्ट से ये डबल गवर्नमेंट का सिस्टम आया था, जिसमें आपने ट्रिक याद की थी, COD-CA है एंड BOC-PA है। तो आप कमेंट में फिर भी लिखेंगे, लिखने से आपको याद रहेगा ये। थर्ड है कि इसने क्रिएट किया नया ऑफिस SOS फॉर इंडिया, जिसके पास कंप्लीट अथॉरिटी और कंट्रोल था इंडिया के जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम करना है। और जो SOS था ये मेंबर था ब्रिटिश कैबिनेट का, और अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल किसको था, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल था। इसकी जो जवाबदारी है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट को है। और 15 मेंबर की काउंसिल ऑफ इंडिया बनाएंगी जो कि असिस्ट करेगी SOS को। और जो काउंसिल है वो एडवाइजरी बॉडी है, ये याद रखेंगे। SOS जो है वो चेयरमैन बना देगा इस काउंसिल का। और ये SOS ये लंदन के अंदर है, आप ध्यान रखेंगे, नॉट इन इंडिया। और ये इसने बनाएगी SOS इन काउंसिल, जो बॉडी कॉर्पोरेट है, कैपेबल ऑफ सुइंग एंड बीइंग सूड इन इंडिया और इंग्लैंड, कि ये केस कर भी सकती है और इसके अगेंस्ट केस हो भी सकता है। अब एक्ट है जो 1858 का, वो लार्जली कन्फाइन था कि एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को गवर्नमेंट की इम्प्रूव करना है इंडिया की जो है। और इसका कोई भी तरीके से कोई सिस्टम को चेंज करने का कोई भी इसका मतलब नहीं था। नेक्स्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। रिवोल्ट के बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा अब जरूरी है कि इंडियंस का कॉरपोरेशन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कि उनका सहयोग हमें चाहिए। इसके ही परसुएशंस में 3 एक्ट है जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किए हैं, 1861, 1892 एंड 1909। अब जो 1861 का एक्ट है वो इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है इन द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री में। और फीचर्स क्या है इस एक्ट के, पहला है कि इसने जो रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन है उसका बिगिनिंग किया। अब आप कंफ्यूजन होंगे कि जो हमने 1853 का लास्ट पॉइंट पढ़ा था उसमें भी लिखा हुआ था कि जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें रिप्रेजेंटेशन, लेकिन वहाँ पे भी आपको मैंने एक्सप्लेन किया गया था कि वहाँ पे लोकल का रिप्रेजेंटेशन है, नॉट इंडियंस का। तो ये छोटे छोटे कीवर्ड्स हैं, आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम जो इंडियन का रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट होता है वो 1861 काउंसिल एक्ट से होता है। तब इसने प्रोवाइड किया कि वायसराय जो है वो नॉमिनेट करेंगे सम इंडियंस को नॉन ऑफिशियल मेंबर अपने एक्सपेंडेड काउंसिल में। नॉन ऑफिशियल मेंबर होते हैं जिनके पास कोई भी ऑफिशियली कोई पोस्ट नहीं होती। अब 1862 में लॉर्ड कैनिंग जो थे उस टाइम के वाइसराय, उन्होंने 3 इंडियन को अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट किया। वो 3 हैं, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। नेक्स्ट है कि जो प्रोसेस है डिसेंट्रलाइजेशन का जो स्टार्ट हुआ था विद रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 एंड इट वाज रिच इट पीक इन 1833। उस प्रोसेस को इनिशिएट कर दिया
डिसेंट्रलाइजेशन की उल्टा कर दिया कि जो पावर्स हैं डिवोल्यूशन जो नीचे उसके पास आ गया, जो दोबारा जो प्रोविंसेस थे जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज के हैं। थस इसने रिवर्स किया जो सेंट्रलाइज टेंडेंसी है, जो ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर रहा था अभी मैं कि 1773 से स्टार्ट हुई थी और क्लाइमेक्स जो उसका था कि पीक जो थी वो पहुंच गई थी 1833 में। और जो पॉलिसी है ऑफ लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन, उससे क्या हुआ कि जो प्रोविंसेस हैं उन्हें ऑटोनॉमी मिल गई 1937 में। लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब हम 1935 का एक्ट पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी वहाँ पे दे दी गई थी, तो वही 1937 उसी हिसाब से ये डेट दी गई है। थर्ड इसने प्रोवाइड किया एक नई लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का एस्टेब्लिशमेंट बंगाल नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस पंजाब के लिए। तो ये आप याद रखेंगे कैसे, PNB से याद रखेंगे आप, उल्टा करेंगे P पंजाब, N इज़ फॉर नॉर्थ वेस्ट एंड B इज़ फॉर बंगाल, और उसी हिसाब से आप ये डेट याद रखेंगे। फोर्थ इसने एम्पावर किया वाइसराय को कि वो मोर कन्वीनियंस ट्रांजेक्शन के लिए, जैसे हम प्रेसिडेंट और गवर्नर की पावर पढ़ते हैं एग्जीक्यूटिव पावर में, तो फर्स्ट पॉइंट यही होता है कि उनकी रूल और बिजनेस को कन्वीनियंट बनाने के लिए वो रूल बना सकते हैं। सिमिलरली वाइसराय के लिए यहाँ पे पॉइंट मेंशन किया गया है। और ये रिकग्निशन दिया था इन्होंने पोर्टफोलियो सिस्टम से, वेरी इंपॉर्टेंट किस एक्ट से दिया था याद रखेंगे आप। और इसी अंडर दिस जो मेंबर है वाइसराय काउंसिल का वो इंचार्ज बना दिया गया किसी डिपार्टमेंट का, जैसे पोर्टफोलियो सिस्टम होता है एट प्रेजेंट भी, और अथराइज कर दिया कि फाइनल ऑर्डर दे सकता है काउंसिल के बिहाफ पे कभी अपने कोई भी मैटर अगर उसके डिपार्टमेंट से रिगार्डिंग है तब। फिफ्थ है कि इसने वाइसराय को एम्पावर किया कि ऑर्डिनेंस भी इशू कर सकते हैं, और उसका ऑर्डिनेंसेस का जो टाइम पीरियड है वो 6 मंथ है एंड विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। वो आपको यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी कॉन्सेप्ट, एनी लाइन, एनी वर्ड, जस्ट पुट इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। फर्स्ट है इसने जो एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर हैं सेंट्रल और प्रोविंशियल दोनों में इंक्रीज किए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट जो ब्रैकेट में लिखा गया आपके लिए नॉन ऑफिशियल, और जो नॉन ऑफिशियल मेंबर है सेंट्रल और प्रोविंशियल दोनों में इंक्रीज किए गए। ये नहीं कि केवल एक में इंक्रीज कर दिया गया। नॉन ऑफिशियल आपको एक्सप्लेन कर दिया कि इनके पास ऑफिशियली कोई पोस्ट नहीं है तो गवर्नमेंट के अंदर, बट मेंटेन कर दिया ऑफिशियल मेजोरिटी कि इंक्रीज तो करें नॉन ऑफिशियल, लेकिन अभी भी जो मेजोरिटी के अंदर है जो मैक्सिमम लोग हैं वो ऑफिशियल पोस्ट पर ही हैं। इसने फंक्शन लेजिस्लेटिव काउंसिल के बढ़ा दिए गए, अब वो डिस्कस कर सकते हैं बजट को, क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं एग्जीक्यूटिव को। इसने प्रोवाइड किया सम नॉमिनेशन नॉन ऑफिशियल मेंबर का। तो ये लक्ष्मीकांत में एक ही लाइन में जैसे दिया गया, तो आपके लिए सेग्रीगेट किया गया फॉर इजी कि लेजिस्लेटिव जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल उसको वाइसराय करेंगे नॉमिनेट, उसके अंदर किसकी रिकमेंडेशन पे, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और बॉम्बे लेजिस्लेटिव, ये बॉम्बे चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें वाइसराय करेंगे, 2 ऐसे एरो बना के, यहाँ पे प्रोविंशियल, यहाँ पे बॉम्बे चैम्बर ऑफ कॉमर्स। और नेक्स्ट है कि जो प्रोविंशियल है इसके अंदर गवर्नर साहब करेंगे रिकमेंडेशन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, और ये म्यूनसिपलिटीज़ यूनिवर्सिटीज़ के बिहाफ पर। और जो एक्ट है वो लिमिटेड और इनडायरेक्ट प्रोविजन को यूज़ करता है, इनडायरेक्टली यूज़ करता है इलेक्शन को इन फिलिंग ऑफ सम ऑफ द नॉन ऑफिशियल सीट इन बोथ सेंट्रल और प्रोविंशियल। लेकिन जो वर्ड इलेक्शन है हाउएवर इस एक्ट में यूज़ नहीं हुआ। और जो प्रोसेस है वो डिस्क्राइब करता है नॉमिनेशन जो मेड हुआ ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सर्टेन बॉडीज़ की। क्या प्रोसेस हमने ऊपर पढ़ा है ना कि नॉमिनेशन हुआ कि फर्स्ट जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बाय वाइसराय, इन प्रोविजन बाय गवर्नर। नेक्स्ट इज इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। तो इसको मोर्ले मिंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं। तो आपको जैसे ही ये नाम है तो SV याद रखेंगे आप। SVs S इज़ फॉर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड V इज़ वाइसराय। तो फर्स्ट नेम जो SOS का होगा एंड लास्ट नेम जो होगा वाइसराय का होगा। तो मोर्ले मिंटो रिफॉर्म इसको बोलते हैं। फीचर्स क्या हैं कि इसने इंक्रीज कर दिया गया साइज लेजिस्लेटिव काउंसिल का दोनों ही लेवल पे, सेंट्रल और प्रोविंशियल दोनों लेवल पे। और जो नंबर ऑफ मेंबर थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो 16 से 60 कर दिए गए, और प्रोविंशियल में यूनिफॉर्म नहीं थे। और सेकेंड है कि ऑफिशियल मेजोरिटी अब भी रिटेन है, लेकिन कहाँ पे, सेंटर के अंदर। लेकिन प्रोविंशियल को अलाउ कर दिया गया कि अब अपनी नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी आप कर सकते हैं। थर्ड इसने अब जो हमने पहला था कि बजट को डिस्कस कर सकते थे, तो और फंक्शन उसका बढ़ा दिया लेजिस्लेटिव काउंसिल का कि वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, रेजोल्यूशन मूव कर सकते हैं किसी बजट के अगेंस्ट में। फोर्थ इसने प्रोवाइड किया एसोसिएशन इंडियंस का विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वाइसराय एंड गवर्नर। कि इंडियंस का जो एसोसिएटेड एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वाइसराय की और गवर्नर का, उसमें रिप्रेजेंटेशन
एसोसिएशन प्रोवाइड कर दिया गया। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले जो पर्सन थे जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में गए और ये अपॉइंट हुए एज अ लॉ मेंबर। ध्यान रखेंगे इसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल दोनों है, वायसराय गवर्नर, तो आप लास्ट का कीवर्ड भूल जाते हैं अक्सर। फिफ्थ है कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट है उसका जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है मुस्लिम का, वो कॉन्सेप्ट इसने ही दिया था। डेट्स वाई इसको फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी बोलते हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट ये बेसिकली कि अगर मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट है तो मुस्लिम वोटर्स ही डालेंगे उनको, हिंदू नहीं डालेंगे, कोई और कम्युनिटी नहीं डालेगी। ये कॉन्सेप्ट था, ये लिखा हुआ है। अंडर दिस मुस्लिम मेंबर वर टू बी इलेक्टेड ओनली बाय मुस्लिम वोटर्स। थर्स जो एक्ट है उसने लीगलाइज कर दिया गया था, कानूनी रूप से लीगल हो गया कम्युनलिज्म, और लॉर्ड मिंटो केम टू बी नोन एज फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। अब सिक्स क्या है इसने प्रोवाइड किया फॉर द सेपरेट रिप्रेजेंटेशन प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उसने फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंडिया में लाने की बात की है, इंट्रोड्यूस किया है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 इसके लिए इनेक्ट कर दिया गया, जो फोर्स में आया 2 साल बाद 1921 में। इसे मोंटेगो क्रेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं, अगेन एसवी, जो मोंटेगो एसओएस एंड क्रेम्सफोर्ड इज वायसराय। फीचर्स क्या है, इसने रियलाइज कर दिया सेंट्रल का कंट्रोल प्रोविंसेस के ऊपर बाय डिमार्केटिंग, की जो कानून बनाने के सब्जेक्ट हैं जो 7th शेड्यूल में भी मेंशन है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, ऐसे ही सब्जेक्ट डिवाइड कर दिए गए। तो इस एक्ट को पढ़ते ही, इस पॉइंट को पढ़ते ही आपको जो फर्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चन पूछा गया था वो आपको उसका आंसर मिल गया होगा कि वो किससे आए हैं। तो 1935 वो उसका आंसर है कि अब सेंट्रल प्रोविंशियल जो लेजिस्लेचर है उन्हें ऑथराइज कर दिया गया कि अपनी रेस्पेक्टिव लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उस पर कानून बना सकते हैं अब भी। लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो यूनिटरी ही है जो आज भी है। इसने फर्दर डिवाइड किया प्रोविंशियल को, वेरी इंपॉर्टेंट, इसने प्रोविंशियल को फर्दर डिवाइड किया, नोट सेंट्रल को। प्रोविंशियल 2 में डिवाइड हुए, ट्रांसफर और रिजर्व। और जो ट्रांसफर है तो आप यहाँ पे ब्रैकेट में हम अपडेट कर देंगे अपनी पीडीएफ, जो आप टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी आपको @tips4IAS जब सर्च करेंगे, या 10M एक्सपर्ट IAS में, तो ब्रैकेट में मिलेगा आपको GMR। तो ये है गवर्नर विद द एड ऑफ मिनिस्टर, जो कि रिस्पॉन्सिबल होंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल को। सेकेंड में जो रिजर्व सब्जेक्ट है वहाँ पे आपको मिलेगा GEC। GEC जो एडमिनिस्टर किए जाएंगे गवर्नर के द्वारा, किसकी हेल्प से, अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, जो कि रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो GEN। डुअल स्कीम गवर्नेंस की, इसको DRC बोला जाता है, जो ग्रीक वर्ड से है, ऑलरेडी प्रीवियस ईयर ये पूछ चुका है UPSC, डबल रूल। और ये एक्सपेरिमेंटली लार्जली अनसक्सेसफुल रहा है, कामयाब नहीं हुआ ये एक्सपेरिमेंट। थर्ड है कि इसने इंट्रोड्यूस किया पहली बार बाइकम्युनिज्म, जो डबल हाउस का सिस्टम है एट प्रेजेंट लोकसभा राज्यसभा, ये सिस्टम इंट्रोड्यूस इससे हुआ था। और डायरेक्ट इलेक्शन भी हमारे कंट्री के अंदर इससे ही हुआ था। और इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को अब रिप्लेस कर दिया गया अपर हाउस एंड लोअर हाउस से। और जो मेजोरिटी मेंबर है दोनों ही हाउस में वो डायरेक्ट इलेक्शन से आ रहे थे, और 3 मेंबर आउट ऑफ 6 जो वैसे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के थे कमांडर चीफ से अलग, वो इंडियंस थे। अब जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का था उसको भी इसने एक्सटेंड कर दिया, किन किन को, 6 को, इंडियन क्रिश्चियन को, एंग्लो इंडियंस को, यूरोपियंस को, और इसने लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल्स को फ्रेंचाइज ग्रांट कर दी, किस बेसिस पे, पैट के बेसिस पे, डेट इज P फॉर प्रॉपर्टी, E फॉर एजुकेशन एंड T इज फॉर टैक्स। इसने क्रिएट किया न्यू ऑफिस हाई कमिश्नर का फॉर इंडिया लंदन के अंदर। उसने सम फंक्शन को दे दी गई जो SOS परफॉर्म करता था इंडिया के लिए, और ये SOS भी लंदन के अंदर ही था। 8 है कि इसने पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टेब्लिश करी, हैंस जो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन है वो 1926 में एस्टेब्लिश होगी फॉर रेगुलेटिंग सिविल सर्वेंट्स। और इसने सेपरेट किया पहली बार प्रोविंशियल सब्जेक्ट को लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट से, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोविंशियल बजट को सेंट्रल बजट से इसने पहली बार सेपरेट किया था, और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को अलाउ कर दिया। ध्यान रखेंगे ये ऊपर भी प्रोविंशियल को ही सब्जेक्ट डिवाइड करने के लिए कहा था, और यहाँ पे भी प्रोविंशियल बजट्स जो लेजिस्लेचर है उसको पावर दे दी गई है कि वो अपना बजट इनेक्ट कर सकता है। 10th है कि इसने प्रोवाइड किया स्टेटरी कमीशन को कि इसके 10 साल बाद, लेकिन अब आगे देखेंगे साइमन कमीशन 2 साल पहले ही आ जाती है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि अप्रोप्रिएट ये अपॉइंटमेंट 7 मेंबर कमीशन का। तो ये क्यों था कि देखने के लिए, जैसे हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि इंडिया अब उस लायक हो गया है एक्ट के बाद कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हमने देखा था कि वो अब कॉन्स्टिट्यूशन बना सके या नहीं बना सके।
तो जो सभी मेंबर थे इस कमीशन के वो ब्रिटिश थे, इसलिए जो सभी पार्टीज थे इसकी बाइकआउट करती हैं। अब हम इसमें ऑल द पार्टीज नहीं बोलेंगे बिकॉज हम मॉडर्न हिस्ट्री के जो स्पेक्ट्रम में पढ़ेंगे किन किसने इसको सपोर्ट किया था, कि मुस्लिम लीग में भी 2 सेक्शन बन गए थे। नेक्स्ट है कि जो कमीशन है उन्होंने रिपोर्ट सबमिट करी 1930 के अंदर और रिकमेंड किया अबोलिशन ऑफ डायरची। वैसे ट्रिक से आप याद रखेंगे स्कैड दैट इज साइमन कमीशन, SCAD इज एबोलिशन ऑफ डायरची। इसकी रिकमेंडेशन एक आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का एक्सटेंशन प्रोविंसेस के अंदर, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल रिलेशन ब्रिटिश इंडिया के अंदर, प्रिंसली स्टेट। तो आप करेंगे क्या, आपको ये यहाँ पे ये तो 3-4 पॉइंट है, लेकिन आप चैप्टर नंबर 18 है मॉडर्न हिस्ट्री का स्पेक्ट्रम के, तो डायरेक्टली आप उसकी रिकमेंडेशन पे जाएंगे। आप उसकी जितनी भी रिकमेंडेशन लिखेंगे और अपने जो रूम है उसमें वॉल पे लगा देंगे, क्योंकि रिकमेंडेशन आपको माइंड में रहनी चाहिए। एक ऑब्जेक्टिव अभी तक नहीं पूछा है तो पूछ सकता है, तो इसके चांसेस हाई हैं। नेक्स्ट है कि ये कंसिडर किया इसने प्रपोजल कमीशन का, तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने 3 राउंड कॉन्फ्रेंस रखी है ऑन द ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ब्रिटिश में ब्रिटिश इंडिया के भी थे, प्रिंसली स्टेट की भी थे। ये भी हम मॉडर्न हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कौन सी अटेंड की थी। तो सारी जो तीनों कॉन्फ्रेंस पे थे और 3 जो डिस्कशन होता है इसके बेसिस पे एक वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म तैयार किया गया था और सबमिट कर दिया जाता है जॉइंट सेलेक्ट कमेटी को ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। और जो इसकी जो रिकमेंडेशन है, जो नेक्स्ट एक्ट हम पढ़ेंगे 1935 का, उसमें इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया गया था। इसका जो सीक्वेंस भी पूछ लेते हैं, अब याद रखेंगे। साइमन कमीशन, कॉमनवेल्थ रिपोर्ट, पूना एक्ट। अब कॉमनवेल्थ अवार्ड है जो 1932 का रमसे मैकडोनल्ड का वो आता है। तो उन्होंने अनाउंस किया एक स्कीम ऑफ रिप्रेजेंटेशन माइनॉरिटीज़ के लिए, जिसे कॉमनवेल्थ अवार्ड बोला गया। इसने अवार्ड ने जो सेपरेट इलेक्टोरेट ऑलरेडी मुस्लिम, सिख्स, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस को दिया जा रहा था वो तो दिया ही जा रहा था, लेकिन डिप्रेस क्लासेस के लिए भी इसको एक्सटेंड कर दिया इसने। गांधी जी इसके लिए खुश नहीं थे कि इस सिस्टम से, दैट्स वाई ही वाज इन ऑन फास्ट टिल दैट इन ईयर द जेल पूना के अंदर टू गेट द अवार्ड मॉडिफाइड। और इस लास्ट एक जो आर्ग्यूमेंट होता है कांग्रेस के लीडर और जो डिप्रेस क्लासेस के बीच में, तो एग्रीमेंट आता है कि जो इससे निकल के आप बोल सकते हैं कि मॉडिफाइड वर्जन ऑफ कॉमनवेल्थ अवार्ड इज पूना पैक्ट। तो उसमें जो जॉइंट हिंदू इलेक्टोरेट है वो माना गया एंड रिजर्व जो सीट है डिप्रेस क्लासेस को दे दी गई। वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारा सेकंड लास्ट एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये लेंथियस्ट एक्ट है कि इसने जो ऐड किए गए थे इससे कि 50% ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इससे ही ऐड हुआ है। फर्स्ट ने इसने प्रोवाइड किया एस्टेब्लिशमेंट ऑल इंडिया फेडरेशन का, जिसमें प्रिंसेस और प्रोविंशियल स्टेट एज ए यूनिट काम करेंगे। उसने डिवाइड कर दिया पावर को सेंटर के बीच में एंड यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ 3 लिस्ट, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। और जो लास्ट की लाइन है कि जो रेजिडरी पावर है वायसराय के पास थी, बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज, लेकिन ओरिजिनल एक्ट अगर आप पढ़ेंगे ये गवर्नर जनरल के पास थी। दैट्स व्हाई यूपीएससी ने इसके ऊपर क्वेश्चन भी बनाया था। हाउएवर जो फेडरेशन है कभी भी आई नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। इसने डीआरजी जो डबल रूल का सिस्टम था उसको अबोलिश करा प्रोविंसेस के अंदर। दैट्स व्हाई हमने ये भी पढ़ा था 1861 एक्ट में कि जो प्रोविंसेस के अंदर ऑटोनॉमी आ गई थी 1937 में, जो आपको वहाँ पे भी बोला था कि ये क्यों लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है। तो उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो आपको यहाँ पे दिख रही है कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इंट्रोड्यूस करने की वहाँ पे बात कर दी गई थी। जो प्रोविंसेस है उन्हें अलाउड कर दिया गया कि ऑटोनोमस यूनिट एक्ट कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में इन द डिफाइंड स्पेयर। मोरओवर जो एक्ट है उसने रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर दी प्रोविंसेस के अंदर। अब जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब है कि गवर्नर है, अब किसकी एडवाइस पे काम करना पड़ेगा, मिनिस्टर्स की, जो रिस्पॉन्सिबल होंगे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में। और ये इफेक्ट में आता है 1937 में, लेकिन कंटिन्यू नहीं हो पाता और 2 साल बाद ही डिसकंटिन्यू हो जाता है। और इसने जो डीआरजी का सिस्टम सेंटर में भी था उसको अडॉप्ट कर लिया, नोट एबोलिश, वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्सिक्वेंटली जो फेडरल सब्जेक्ट हैं उन्हें डिवाइड करना पड़ा 2 में, रिजर्व एंड ट्रांसफर, लेकिन ये भी ऑपरेशन में नहीं आया। नेक्स्ट है कि इसने इंट्रोड्यूस किया बाइकम्युनिज्म। तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 1919 पहला एक्ट था जिसने बाइकम्युनिज्म इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन इसने 6 जो प्रोविंसेस है आउट ऑफ 11 वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। तो ये आपको याद रहना चाहिए, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। तो आप याद रखें अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी एंड BMW से BMK। तो ये है आसाम, तो तेलंगाना ये यहाँ पे नहीं है, लेकिन आप अभी एट प्रेजेंट का मैं आपको बता रहा हूँ कि बाइकम्युनिज्म कहाँ पे है। और 5th पॉइंट इसमें है कि जो इसने फर्दर एक्सटेंड कर दिया कॉम्युनल इलेक्टोरेट का, जो ये रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम था, सेपरेट
इलेक्टोरेट का फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस, वुमेन एंड लेबर, वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे वुमेन के लिए भी इंक्लूड हो गया है ये। 6 पॉइंट है इसने काउंसिल ऑफ इंडिया जो हमने पढ़ा था कि एडवाइजरी बॉडी थी उसको ख़त्म कर दिया, और एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा जो एक्स्टेब्लिश की गई थी, और SOS फॉर इंडिया प्रोवाइड की गई किसके साथ, अब इनको एक टीम ऑफ एडवाइज़र दिया गया। फ्रेंचाइज एक्सटेंड कर दी गई कि 10% अब टोटल पॉपुलेशन के पास वोटिंग राइट थे, टोटल पॉपुलेशन का 10% हिस्से के पास। और RBI को अब एस्टेब्लिश कर दिया गया था टू कंट्रोल द करेंसी एंड क्रेडिट, वेरी इंपॉर्टेंट, हम इकोनॉमिक्स में डिस्कस करेंगे इसकी भी हिस्ट्री। 9th है कि इसने प्रोवाइड किया एस्टेब्लिशमेंट नॉट ओनली फेडरल पब्लिक कमीशन बट ऑल्सो प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, 2 या 2 से ज़्यादा प्रोविंसेस के लिए। इसने प्रोवाइड किया एस्टेब्लिशमेंट फेडरल कोर्ट का जो सेटअप हुई थी 1937 के अंदर। तो इस वीडियो का लास्ट एक्ट और इस चैप्टर का लास्ट एक्ट आप स्टार्ट करते हैं। फरवरी 20, 1947 में जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर हैं क्लेमेंट एटली डिक्लेयर करते हैं कि जो ब्रिटिश रूल है इंडिया के अंदर अब वो एंड हो जाना चाहिए जून 30, 1948 तक, जिसके बाद जो पावर है वो ट्रांसफर कर दी जाएगी रिस्पॉन्सिबल इंडियन हैंड्स में। और इसी अनाउंसमेंट के साथ अब एजिटेशन कर दिया गया मुस्लिम लीग के, जो डिमांड कर रहे थे कि पार्टीशन होना चाहिए कंट्री का। अगेन 3 जून 1947 में ब्रिटिश गवर्नमेंट एक क्लियर कर देती है कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के द्वारा, जो नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस किए जाएंगे। वो अप्लाई नहीं होंगे उन पार्ट्स पे जो उसे एक्सेप्ट करने के लिए विलिंग नहीं है, जो विलिंग है वही मतलब उसके ऊपर ही वो लागू होगा। और सेम डे 3 जून 1947 में जो लॉर्ड माउंटबेटन है वाइसरॉय ऑफ इंडिया, वो पार्टीशन का प्लान सामने रखते हैं जिसे माउंटबेटन प्लान भी बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। लक्ष्मीकांत पे आपको एक पैराग्राफ में दिया गया है, लेकिन आप देखिए यहाँ पे आपको कितना डिवाइड करके और हाईलाइट करके आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आपको एक नोट्स की तरह काम हो रहे हैं, तो डायरेक्टली इससे ही आप पढ़ सकते हैं। और आपको ये जैसे लक्ष्मीकांत में 7 to 8 पार्ट्स में दिया हुआ है, पार्ट 1 में ये चैप्टर है टिल द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको इसी फॉर्म में ये मिलेंगे। तो आप कर सकते हैं कि इसका प्रिंट आउट निकलवा लें आप फर्स्ट पार्ट का, तो उसको रिवाइज कर लें, फिर सेकंड पार्ट का, तो पार्ट्स में आपके पास पूरी बुक रहेगी, हाईलाइटेड रहेगी, और इजीली आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। और जो माउंटबेटन प्लान था ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किसने एक्सेप्ट किया था, किसने रिजेक्ट किया था। और इमीडिएट इफेक्ट वो दिया गया इस प्लान को कि जब ये एक्ट 1947 का है, इसके बाद फीचर्स क्या है, किसने वही ब्रिटिश रूल एंड कर दिया गया और इंडिया को डिक्लेयर कर दिया इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट फ्रॉम 15 अगस्त 1947। अब पार्टीशन से प्रोवाइड कर दिया कि उन्हें चॉइस दी गई कि वो इंडिया के साथ भी जा सकते हैं या पाकिस्तान के पास भी जा सकते हैं। और अबोलिश कर दिया गया जो ऑफिस ऑफ वाइसराय, प्रोवाइड किया कि ईच डोमिनियन को एक गवर्नर जनरल जो ब्रिटिश किंग अपॉइंट करेंगे, किसके एडवाइस पे, डोमिनियन कैबिनेट है। और उनकी मेजेस्टीज में जो गवर्नमेंट है ब्रिटेन की, उनकी अब कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जो गवर्नमेंट है इंडिया की या पाकिस्तान की। इसने एम्पावर किया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को कि वो फ्रेम कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन या कोई भी ब्रिटिश पार्लियामेंट का कानून अब तक जो लागू हो रखा तो उसे रिपेल कर सकते हैं, हटा सकते हैं, इंक्लूडिंग जो इंडिपेंडेंस एक्ट है 1947 का, इसको खुद। 5th इसने एम्पावर किया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दोनों ही डोमिनियन की, वो अपने लेजिस्लेटिव जो मतलब कानून बना सकते हैं अपने टेरिटरी के लिए। इसने एबोलिश किया ऑफिस जो SOS का इंडिया के लिए बनाया गया था लंदन के अंदर, और जो इसके फंक्शन थे कॉमनवेल्थ को ट्रांसफ़र कर दिए गए। कॉमनवेल्थ मतलब आप समझ सकते हैं कि वो सभी नेशंस जो कभी ना कभी ब्रिटिश के अंडर में रहे हैं। 7th इसने प्रोक्लेम किया कि ब्रिटिश पैरामाउंटीज को उसको ख़त्म कर दिया गया प्रिंसली स्टेट के ऊपर, फ्रीडम दे दी गई प्रिंसली स्टेट को भी कि वो किसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, आइदर डोमिनियन ऑफ इंडिया या पाकिस्तान को, या इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। 9th इसने प्रोवाइड किया गवर्नेंस ईच डोमिनियन का और प्रोविंसेस को कि अब इसके अकॉर्डिंग चलेगा जब तक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम नहीं होता, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के हिसाब से चलेगा। और जो डोमिनियन है उन्हें ऑथराइज कर दिया गया कि 1935 के एक्ट में भी वो कोई भी अमेंडमेंट या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। और जो ब्रिटिश मोनार्क्स के ऊपर एक पावर थी कि वीटो की हमने डिस्कस भी करी थी, वो भी रिजर्वेशन की वो ख़त्म कर दी गई। और ये राइट किसे दे दी गई, गवर्नर जनरल को। भी ऊपर डिस्कस किया था कि ब्रिटिश जो किंग है उसके द्वारा वो अपॉइंट किए जा रहे थे, और डेजिग्नेट किया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को और प्रोविंशियल गवर्नर को कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉमिनल हेड। ये जैसे हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट एंड गवर्नर एट प्रेजेंट। जो टाइटल थे एम्परर ऑफ इंडिया फ्रॉम रॉयल टाइटल ऑफ किंग ऑफ इंग्लैंड, वो भी ड्रॉप कर दिया गया, हटा दिया गया। और सिविल सर्वेंट का अपॉइंटमेंट भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया। तो आप कमेंट में बताएंगे ये किससे इंट्रोड्यूस हुआ था, फर्स्ट सेकंड कि किससे अटेम्प्ट किया था इसे इंट्रोड्यूस करने का। लेकिन जो ऑलरेडी
इस एक्ट से पहले अपॉइंट हो चुके थे वो कंटिन्यू रहेंगे, ये इसमें दिया गया है। और जो लॉर्ड माउंटबेटन थे वो पहले गवर्नर जनरल बनते हैं न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया के, और जवाहरलाल नेहरू को पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया की शपथ दिलाते हैं। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया की 1946 में बनती है, वो बनती है हमारी पहली पार्लियामेंट ऑफ इंडियन डोमिनियन। तो आपको ये यहाँ तक हिस्ट्री क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन हिट द सब्सक्रिप्शन बटन, लाइक द वीडियो एंड जॉइन अवर टेलीग्राम चैनल बाय सर्चिंग एट टिप्स फॉर IAS। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको कोई भी डाउट हो किसी भी कीवर्ड में, किसी भी लाइन में, आप पुट इन द कमेंट सेक्शन, वी विल डेफिनेटली रिप्लाई यू विद इन 24 आवर। थैंक यू।